हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अभी आप सबको पता होगा कि कुछ 1-2 महीने के भीतर-भीतर जो 3 साल का इंतज़ार था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, टीचर्स की बम्पर भर्तियाँ आई हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके और आप किस-किस के लिए एलिजिबल हो, आप पहले उसके बारे में पता हो सके और आप पूरे कमर कस के इसकी तैयारी कर सकें, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं। चलो शुरू करते हैं। जिस तरह पहले आपको पता है कि दिल्ली और ईएमआरएस की टीचर्स की भर्तियाँ आई हैं। पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में दोनों असिस्टेंट टीचर, जो हम प्राइमरी टीचर्स को कहते हैं 1 to 5th, और टीजीटी जो 6, 7, 8 को पढ़ाते हैं हम दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर। अब ये खुद 2-3 साल बाद आई है, तो इसके लिए आपको पूरा सब कुछ पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट टीचर। इसकी लास्ट डेट अभी आने वाली है 16 अक्टूबर। जिसने नहीं भरा है और जो एलिजिबल है वो भर लीजिए। इसमें आपको पता है 1100 से ऊपर वैकेंसीज हैं, अराउंड 1200 ही लगा लेते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो ताज़ा वैकेंसी आई है, जो अब कल से जिसकी नोटिफिकेशन चालू होंगी, अब 9 तारीख से, इसके बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि ये क्या है, मैंने कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए था जिससे मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स में बदलाव होते रहते हैं, जिससे बहुत असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और समझ नहीं पाते कि हम एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो मैंने जहाँ तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया है और करा भी है, तो उससे मैं कुछ आइडिया से अपने आपको क्लियर करके बता सकता हूँ कि दिल्ली में लोग जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे आपका, अगर आपका पेपर क्लियर हो गया, तो वो क्या देखते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में। पहले आप ये जान लीजिए कि ये सारी टीजीटी उर्दू से लेके ड्राइंग तक अराउंड 5,500 वैकेंसी आई हैं। जिसने डीएलएड और जिसने बीएड दोनों कर रखे हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। 1100 वो हो गई, 5,000 ये हो गई है। तो इस तरह वैकेंसी बहुत बम्पर वैकेंसीज है। अगर इस बार भी आप चूक गए तो फिर आप ये मान के चलिए कि 3 साल आपको लग जाएंगे अपने सपने को पाने के लिए। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेहनत करें और बिल्कुल क्लियरिटी से पहले फॉर्म भरें। पहला कदम है फॉर्म भरना, अपने आप को करना कि मैं किस में एलिजिबल हूँ। दूसरा काम है पढ़ाई करना। तो पहले हम क्लियरिटी आपको दे देते हैं। सबसे पहले दोनों चीज़ के लिए, चाहे प्राइमरी हो उसमें CTET 1, प्राइमरी के लिए CTET 1 क्लियर होना चाहिए, चाहे TGT हो इसमें CTET 2 क्लियर होना चाहिए। लेवल 2 जो होता है CTET का, वो क्लियर होना चाहिए। अपने अपने जनरल के लिए 90, SC/ST के लिए 82 और 87 अराउंड OBC के लिए। आप जब क्लियर हो, और दूसरी बात बीएड कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट ईयर का कोई वैल्यू नहीं है, सेकंड ईयर प्रॉपर आपके हाथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, प्राइमरी में डीएलएड की आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो पाओगे। हाँ, अगर प्रैक्टिस के लिए देना है तो आप दे सकते हैं, पर ये मैं आपको बात कह दूँ, इसके बाद 2 से 3 साल बाद ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का केयरलेसनेस नहीं दिखनी चाहिए। अपना कमर कस लो। अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी मैथ्स के लिए। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो पुरानी वैकेंसीज आई थी तो उसमें लोग सीट 200 से ज़्यादा खाली रह गई थी। कारण ये है कि पार्ट बी जो प्रॉपर मैथ्स के ही ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 6 to 10th के ही क्वेश्चन आते हैं, उसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए होंगे, क्वालिफाई मार्क्स, तो वो भी लोग नहीं कर पाए थे। तो इसलिए हमें हर चीज़ को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हर चीज़ पे ही बारीकी से देखना पड़ेगा। पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। पहले एलिजिबिलिटी ये कहता है कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी हो पर उसमें मैथमेटिक्स होना जरूरी है। अकेला होना जरूरी नहीं है, 50% मार्क्स भी होने जरूरी हैं। अब इसमें एक रूल कहता है कि 2 साल आपके जो आपने कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें 2 साल तक मैथ्स पढ़ा होना चाहिए। तो आप कोई भी बीए भी कर रखा हो तो मैथ्स 2 साल हो तो आप एलिजिबल हो। इसमें कोई ऐसा बात नहीं। या आप बैचलर आपने ये लगा लीजिए, आपने वो कर रखी है जो हम कहते हैं जिसको बीएससी, तो बीएससी में मैथ्स आपके फेवरेट नहीं था, पर आपने एमएससी मैथमेटिक्स कर ली, तो वो भी कह रहे हैं कि चलो आपने बैचलर में ध्यान नहीं दिया पर मास्टरी में ध्यान दे रखा है, आपने मैथ्स में कर रखा है, 50% मार्क्स ला रखे हैं, तो भी आप एलिजिबल हो। एक होता है कि ग्रेजुएशन के साथ बीएड को ऐड करते हैं, उसको बीएलएड कहते हैं, 4 साल का डिग्री होता है। इसमें भी अगर आपका मैथ्स है कंसर्न सब्जेक्ट 3 साल के लिए, इसमें 3 साल का ध्यान रखना, 3 साल का लगातार अगर मैथ था तो आप एलिजिबल कहलाओगे। इन दोनों के साथ बीएड
चाहिए, इसके साथ बीएड नहीं चाहिए, ये खुद में ही एक बीएड कहलाता है। और तीसरा सबसे मेन चीज़, आप सीटेट को इग्नोर नहीं कर सकते, सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। और ना बीएड जब आपने शुरू किया था पहले साल जिस दिन एडमिशन लिया उसके बाद से सीटेट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मैं बीएड अभी मेरी ख़त्म हुई है, मैंने उससे पहले ही सीटेट लेवल 2 क्लियर कर लिया था, तो ये नहीं है कि मेरा मान्य होगा, मेरे को वापस देना पड़ेगा तभी वो मान्य हो पाएगा, तभी आप टीजीटी मैथमेटिक्स में कर पाओगे। और इसमें यही एलिजिबिलिटी है, आपको 2 साल, कम से कम 2 साल मैथ पढ़ा हो। आगे चलते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश, तो जैसे वो सब्जेक्ट था ये भी एक सब्जेक्ट है, वही सेम रूल होंगे, 2 साल आपके इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, और या तो मास्टरी करनी होनी चाहिए। 50%, मेन मुद्दा 50% का है, वही 4 साल का, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ वही कह रहे हैं बार बार। बीएड वही सीटेट, सेम मैथमेटिक्स की तरह था, वहाँ मैथ्स की जगह यहाँ इंग्लिश आ गया, सिंपल बात। आगे चलते हैं। इसी प्रकार सोशल साइंस, यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आपको मैं EMRS का एलिजिबिलिटी सोशल साइंस की, क्योंकि हमें पता है कॉम्बिनेशन, सोशल साइंस एक कॉम्बिनेशन है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो जो कि छोटे बचपन में हम उसको सोशल EVS कहते हैं, उस थोड़ा बड़ा होकर सोशल साइंस, फिर वो बड़े होके 11th-12th में उसके सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो उसकी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए उन्होंने सिंपल बात कही कि सोशल साइंस में कोई 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जिसको ये पहली बात ये लिख दी, यहाँ ऐसा कोई सोशल साइंस में कोई BA नहीं होती है, तो इसको क्लियरफाई इन्होंने किया है। क्या किया है, इन्होंने बोला कि कोई भी एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, स्टैट्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी लगातार 3 साल होने चाहिए, तो कोई भी एक सब्जेक्ट तो होगा ही। अगर आपने BA कर रखी है हिस्ट्री के साथ तो आप वेल एंड गुड, आप एलिजिबल हो, या फिर आपने मास्टरी कर रखी हो किसी में भी, इनमें, इकोनॉमिक्स में, पोल साइंस में, तो आप एलिजिबल कहलाओगे। तो सोशल साइंस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको ध्यान रखना है, एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि BC आपने कंप्यूटर में कर रखा है आप उसको एलिजिबल कहलाओ, नहीं, आपको ये सब्जेक्ट्स में से एक होना चाहिए पूरे उसमें। अब आगे चलते हैं। नेचुरल साइंस जो हम नेचर से जोड़ के साइंस को पढ़ते हैं, तो इसमें भी वही 50% मार्क्स। इसको भी हमने, जैसे सोशल साइंस बहुत बड़ा है, वाइड है, नेचुरल साइंस में भी केमिस्ट्री भी आती है, थोड़ी फिजिक्स भी आती है, तो इसको भी इन्होंने अच्छे से समझाया हुआ है। वही सेम BED, ये तो आपको बार बार बताने का टाइम वेस्टेज होगा, ये आप पहले देख लिया। अब मेन मुद्दा है इसमें, ये नोट्स, फिजिक्स, या तो फिजिक्स हो 3 साल एटलीस्ट, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक, ये बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी चलेगा। आपने इसका बेसिकली ये कह रहा है BSc कर रखी हो आपने, या MSc में, एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट आपने कर रखी हो, कोई भी एक सब्जेक्ट, BSc या MSc वाले इसमें एलिजिबल होंगे प्रॉपर तरीके से, पर BED करी होनी चाहिए साथ में, नहीं तो आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे पाओगे। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया। तो सबसे ज़्यादा ये EMRS में भी सेम ऐसा ही है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो सोशल साइंस का, मैं आपको बताऊँ, या आप ये इस चीज़ को ध्यान रखना, फिर EMRS में कैसे बदलाव होता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आगे चलते हैं। इसी प्रकार हिंदी है, हिंदी के लिए कोई ऐसे कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है हिंदी किसी 2 साल में हिंदी पढ़ रखी हो, खत्म कहानी, हमारा काम हो जाएगा, आप हिंदी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसमें कोई ऐसी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कोई दोहरानी है, जैसे इंग्लिश का था ऐसे मैथ भी एक तरह की हम लैंग्वेज ही कह सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं होगा 2 साल होना चाहिए या मास्टरी करी होनी चाहिए। इसी तरह हिंदी में मास्टरी करी होनी चाहिए, अलग अलग रूल्स हैं। इसी प्रकार संस्कृत भी एक लैंग्वेज है, तो वही सेम, संस्कृत आपको 2 साल पढ़ी हो या मास्टरी करी हो, 50% मेन है, 50%, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें चाहिए, उन्हें ऐसे बच्चे चाहिए नहीं जिनके 50% नहीं है। BED कंपलसरी है, ये 3 चीज़ तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसके अलावा आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। उर्दू वॉइस लैंग्वेज, जहाँ लैंग्वेज आ गया आपको दिमाग में लगाना ही नहीं है, 2 साल आपकी उस लैंग्वेज में होना चाहिए या मास्टरी होनी चाहिए। BED CTET इज मस्ट। आगे चल देते हैं। उर्दू फीमेल वो सेम है, फिर पंजाबी सेम लैंग्वेज है, इसको बार बार बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। आगे चलते हैं। ड्राइंग टीचर, ये थोड़ा अलग है, ये एक डिप्लोमा होता है 5 ईयर का, वो अगर इस चीज़ में आपने कर रखा है वो आप उसके लिए हो गया एलिजिबल, या मास्टर डिग्री पेंटिंग या फाइन आर्ट में होना चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसा सोचने की बात नहीं है, ये बहुत ही कम लोग करते हैं, इसमें कंपटीशन भी बहुत कम रहते हैं, जिसकी अच्छी ड्राइंग है वो इसमें सारा बाजी मार जाएगा, इसमें कुछ सोचने की आगे बात नहीं। अब आया स्पेशल एजुकेटर, ये सबके लिए नहीं है, ये हमारा NDMC मेरे ही विभाग का है, इसमें कुछ SC कैटेगरी के 2 बंदे ने ज्वाइन नहीं किया इसलिए वापस निकाली है। अभी हमने एलिजिबल देख लिया, तो एलिजिबिलिटी के बाद मेन चीज़ होती है कि आप उस चीज़ को कैसे क्लियर करोगे, क्या चीज़ है। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट A जो सबके लिए कॉमन होगा चाहे आप किसी उसमें हो, एक होता है पार्ट B।
पार्ट ए में कोई भी ऐसा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं है। पार्ट बी, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने चाह रहे हो तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप में थोड़ी तो नॉलेज हो। ऐसा नहीं हो कि आपको नील बट्टा सन्नाटा और पार्ट ए से आप सिलेक्शन ले जाओ। तो पार्ट बी में ही इन्होंने बोला कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो 6 to 10 का सिलेबस आपको आएगा, उसमें ही हम घुमा फिरा के आपको देंगे। आपको वो सब्जेक्ट्स, हिंदी है तो हिंदी का व्याकरण ये सब आना चाहिए, मैथ है तो मैथ के फॉर्मूले, सब कुछ आपको बेसिक पता होना चाहिए। पार्ट ए सबके लिए सेम है, जर्नल अवेयरनेस, फिर दूसरा रीजनल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स जिसे कहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये बिल्कुल बेसिक आता है। आप प्रीवियस ईयर करोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। पर इसमें दिक्कत क्या है, 2 घंटे मिलेंगे आपको, 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें क्या दिक्कत आती है कि 20 क्वेश्चन हर सेक्शन के बाद ये लॉक हो जाता है। फिर 20, जैसे जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, सबके 20-20 है, 20-20-20। तो एक बार आपने ये सोल्व किया, आप इसके आगे पीछे जा सकते हो, पर एक बार ये लॉक हो गया फिर आप इसको वापस नहीं देख सकते। फिर इंटेलिजेंस का ही देखोगे, उसके 20 क्वेश्चन लॉक हुआ तो आगे नहीं जा सकते। तो मतलब जिस सेक्शन पे हो उसी को आप देख पाओगे, उसको ना आगे जाओगे ना पीछे जाओगे। तो उसको लॉक करो, आगे बढ़ो। तो इसमें यही एक दिल्ली DSSB वाले अलग करते हैं। बाकी ये हमारे में ऐसा नहीं है, उसमें आप बिंदास कहीं भी कैसे भी सोल्व कर सकते हो। इसमें ये दिक्कत होती है, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे और अपने जिस सब्जेक्ट में हो उसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे और क्वालिफाई कर पाओगे। आगे चलते हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इस प्रकार है और नेगेटिव 0.25 है, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये रहा आपके पास 40%, यानी 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स के आएंगे तो उसमें आपको 40%, यानी जर्नल को 40 मार्क्स, 35 मार्क्स और ये 30 मार्क्स लाने ही अनिवार्य है, तभी आप कहलाओगे। चाहे आप पार्ट ए में 90 ले आओ, पर अगर इसमें 30 नहीं ला पाए तो आपका नहीं हो पाएगा। पिछले साल यही हुआ था कि मैथ्स का पेपर इतना हार्ड आ गया कि TGT मैथ की सीट्स पूरी नहीं भर पाई, क्योंकि उसमें 100 में से 40 नहीं ला पाए बच्चे। थे फॉर्मूले सेम, बट उसको इतना घुमा दिया, उनको अंडरस्टैंडिंग जिसको होगी वही क्लियर कर पाया, बाकी नहीं कर पाए। तो इस बात का प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखना आप कि जो OBC वाले कैंडिडेट हैं तो वो चीज़ ये ध्यान रखना, दिल्ली की ही OBC चलेगी। SC ST आप अदर स्टेट के मान्य होंगे, पर OBC दिल्ली की ही मान्य होगी और अदर स्टेट की OBC मान्य नहीं होगी। ये दिल्ली का रूल है, ये क्या क्यों है ये आज तक किसी को कारण नहीं पता, बट OBC सिर्फ दिल्ली के ही लोग एप्लीकेबल होंगे। जो अदर स्टेट के OBC हैं वो जनरल में काउंट होंगे। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान दें। अगर आपने CTET, अदर स्टेट वालों ने CTET OBC से क्लियर कर रखा है तो, और जनरल से नहीं कर रखा, तो कृपया करके आप प्रैक्टिस के लिए भर सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं। आपको जर्नल से क्लियर करके ही आप दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब दे सकते हो, खासकर टीचर्स का। आगे चलते हैं। ये कुछ साल कितना उम्र है, बड़ी है, ये सबको अपना अपना पता है। आगे देखते हैं। ये है EMRS। इसमें क्या है, सबसे पहले चीज़ इसके बारे में जान लेते हैं। EMRS होता क्या है? ये ट्राइबल पीपल के लिए होता है, यानी जंगल में जो ट्राइब्स के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए अलग अलग स्कूल्स खोल रखे हैं। छत्तीसगढ़ में, जयपुर में, जहाँ जहाँ ट्राइब्स हैं वहाँ वहाँ स्कूल्स हैं। तो लगभग ये जंगल एरिया में ही, बैकवर्ड एरिया में ही मिलेंगे आपको। तो अगर आपको उस माइंडसेट से आपको तैयारी करनी है कि अगर आप यहाँ लेना चाहते हो, पे स्केल बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है, रहना सहना सब कुछ अच्छा मिलेगा, बट आपको अलग थलग रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा फैमिली से। तो इस चीज़ को देखते हुए काम करना पड़ेगा आपको। तो इसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी बम्पर भर्तियाँ हैं 7000। ये इसमें कुछ लैब असिस्टेंट ये भी हैं, पर एक्चुअल में इसमें भी 5000 वैकेंसी टीचर्स की हैं। इसमें नर्सरी प्राइमरी का कुछ लेना देना नहीं है, PGT TGT का है, तो वो हम देखेंगे। PGT हमें पता है, लेक्चरर जिसे कहते हैं। जहाँ PGT का नाम आ गया वहाँ समझ लेना आप मास्टरी डिग्री की बात कर रहे हैं। जैसे ही इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री ये आ गया, यहाँ सब में मास्टरी चाहिए होगी। आपको अभी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे वैकेंसी है। तो आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी हमारे लिए मेन है, बिना आपका टाइम बर्बाद किए। ये बता रखा है कि किस तरह क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, 40, 15, ये आप एक बार देख लेना। इसमें कोई ऐसा 3 घंटे का होगा, आराम से आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिख के ईजिली कर सकते हो। ये 10 गुना लेंगे इसमें। टायर 1 सबके लिए कॉमन होगा। टायर 1 अभी दिखा देता हूँ, शायद टायर 1 इसमें मैंने मेंशन नहीं कर रखा, कोई नहीं। टायर 1 बिल्कुल बेसिक नॉलेज और CDP पे बेस होगा, आप उसको देख सकते हो। उसमें इतना ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसलिए मैंने उसको मद्देनजर नहीं रखा। जहाँ हमें दिल्ली में एक ही एग्ज़ाम देने के बाद आप जॉब मिल जाओगे, यहाँ टायर 3 तक है। ये टायर 3 किसी किसी के लिए है, बट टायर 2 एग्ज़ाम तो देने पड़ेंगे और घर से दूर रहना पड़ेगा। ये दोनों में अंतर है। ये दिल्ली की जगह आपको कहीं बाहर नहीं भेजेंगे। ये हमारे इसमें आपको अलग अलग, जैसे KVS का अलग अलग है, तो ऐसे ही EMRS का अलग थलग दूर दूर रहना पड़ेगा। ये आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं। जिस तरह ये रहा टायर 1,
इसमें जनरल अवेयरनेस सेम हमें वहाँ पर भी देखा था, रीजनेबिलिटी वहाँ पर भी था। यहाँ थोड़ा सा अलग ये है कि कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। टीचर एप्टीट्यूड वहाँ CDP, यहाँ वो टीचर एप्टीट्यूड पेडागोजी वही सेम हमने जो पढ़ा है CTET के दौरान। और लैंग्वेज इफिशियंसी कॉम्पिटेटिव, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि लैंग्वेज हमें थोड़ी हिंदी इंग्लिश का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और जिस पार्ट में आप जाओगे, छत्तीसगढ़ है, वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए। फिर 10 गुना लेके फिर वो अपने हिसाब से काम लेंगे। ये रहा। इसी प्रकार TGT PGT दोनों के लिए है। और ऑब्जेक्टिव या आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ पर नाम ही ट्राइबल है, ट्राइबल एरिया जहाँ जहाँ है वहाँ मिलेंगे। आपको लिस्ट निकाल सकते हो, अराउंड 50 एक स्कूल हैं। यही सेम जनरल अवेयरनेस इस बिल्कुल 2-2.5 घंटे का है। इसमें टाइम की कोई कमी नहीं। दिल्ली में नुकसान है, टाइम की कमी है, वहाँ टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो किसी का कुछ फ़ायदा है, किसी का कुछ नुकसान है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रख के ही काम करना पड़ेगा। बहुत आसान पेपर आता है। हाँ, तो हमने ये आपने सिलेबस देख लिया, एलिजिबिलिटी देख लिया, तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार ये 3 घंटे का ये होगा। ये वार्डन ये हमारे लिए नहीं है, किसी अगर अदर जो टीचर्स के लिए नहीं जाना चाहता, ये इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स और ये आप देख सकते हैं प्रीलिम यहाँ क्वालिफाइंग है, मेन पार्ट 2 में होगा। तो ये आप वार्डन के लिए देख सकते हैं जिसको इंटरेस्ट है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। अगर यहाँ टीचर्स आप बड़े जो PGT की इच्छा होती है कि हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, हम प्रिंसिपल बन सकते हैं, तो यहाँ एक्सपीरियंस मांगी गई है लेवल 2 तक का। ये देख सकते हैं आप कितने एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ प्रिंसिपल आराम से बन सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ PGT वाले ही और वाइस प्रिंसिपल ही बन सकते हैं। TGT वाले कितने भी एक्सपीरियंस हो, वाइस प्रिंसिपल के लिए 3 साल, PGT के लिए 9 साल, ये ही बन सकते हैं। बाकी TGT जो अदर टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स, चाहे उनको 20 साल हो, दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं बन सकते प्रिंसिपल। आगे चलते हैं। PGT के लिए आप कोई भी चीज़ हो, मैंने कहा था ना मास्टरी तो जरूर होना चाहिए। 50% उनको चाहिए, वहाँ पर भी 50%, यहाँ पर भी 50%। BEd यहाँ होना चाहिए। CTET दोनों के लिए सेम, क्योंकि दोनों सेंट्रल की जॉब है, तो ये दोनों ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इंग्लिश है, देखो मैंने कहा था मास्टर इंग्लिश में, हिंदी है तो इंग्लिश में, यहाँ सब कुछ सेम है। केमिस्ट्री में, मैथ में, यहाँ चेंज आएगा सिर्फ। इकोनॉमिक्स में यहाँ चेंज आएगा हमारे लिए, ये सब कुछ सेम है। कॉमर्स में आप कंफ्यूज हो गए, कॉमर्स अकाउंट ये सब होना चाहिए। ज्योग्राफी में। अब सोशल साइंस PGT तो ईजी हो गया, TGT के लिए हमें कन्फ्यूजन होता है। हाँ, एक चीज़ ये देखना है, कंप्यूटर साइंस से यहाँ पर IT MSc होना चाहिए, या ME MTech वालों को भी बुलाया गया है। कंप्यूटर साइंस से IT होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। इंजीनियरिंग नहीं चलेगी, कंप्यूटर साइंस और IT वाले ही उन्होंने मांगे हैं। अब हमारे पास आया TGT। यहाँ कॉम्बिनेशन की बहुत दिक्कत होती है, TGT में ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं। PGT और प्राइमरी के लिए कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखो CTET पार्ट 2 पेपर 2, PGT के लिए CTET नहीं चाहिए, TGT के लिए चाहिए। वहाँ सिर्फ मास्टरी चाहिए, वो भी 50% से। हिंदी है, हिंदी होना चाहिए, तो हिंदी है। वहाँ मैंने बताया था कि वहाँ 2 साल था, यहाँ 3 साल हिंदी होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है, 3 साल इंग्लिश। याद रखना, हमारे दिल्ली में 2 साल मांगा है, या मास्टरी करिए। यहाँ मास्टरी के इन्होंने मना ही किया, इन्होंने सीधा बोला अंडर ग्रेजुएट चाहिए हमें, 3 साल होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सख्त हो गई। यहाँ पर मैथ है, मैथ भी वही कहेंगे, मेन या इलेक्टिव 3 साल। तो ये डिफरेंस है, दोनों को याद रखना, 3 साल होना चाहिए। और फिजिक्स भी इन्होंने मांगी है मैथ में कि 1 या 2 सेमेस्टर पढ़ा होना, 1 साल तो फिजिक्स भी चाहिए। इन्होंने थोड़ा सा सख्त बना दिया यहाँ पर इन्होंने, जो कि दिल्ली में कम देखने को मिला। यहाँ देखो कॉम्बिनेशन, वहाँ बोला कोई भी होना चाहिए, यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया कि मेन सब्जेक्ट ये हो तो ये सब्जेक्ट ये, तो TGT साइंस के लिए भी मुश्किल बना दिया, जबकि दिल्ली में आसान है। इसी प्रकार सोशल साइंस के लिए इन्होंने मुश्किल बनाया। किस तरह बनाया? 3 साल ये होना चाहिए। क्या क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी 2 सब्जेक्ट मांगे हैं। वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ मास्टर डिग्री भी मांग रहे थे, और वहाँ कॉम्बिनेशन बोला कि कोई भी 1 साल हो तो, या कोई भी 1 सब्जेक्ट हो। यहाँ 2 सब्जेक्ट मांग रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने में मुश्किल होगा। ये ध्यान रखना, जहाँ कॉम्बिनेशन बनाने में मुश्किल होगा, जहाँ मुश्किल कर दी चीज़, वहाँ कट ऑफ कम जाएगी और आपके लिए कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। तो आप अगर इसमें करना चाहेंगे तो ईजिली आप, अगर आपका कॉम्बिनेशन सारे बन रहे हैं तो इजीली आप यहाँ जॉब पा लोगे, तो यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपको। आगे चलते हैं। रीजनल लैंग्वेज, तो आपको सबको पता है कि वही लैंग्वेज यहाँ आ गई, वहाँ पर आपको सब कुछ सारी जगह लैंग्वेज होनी चाहिए। अब यहाँ कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस नॉर्मल बोल रहे हैं, तो वहाँ हमारा मास्टर डिग्री था, चाहे इंजीनियरिंग में हो चाहे हो, तो यहाँ नॉर्मल PE BTech कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन या BCA जिसे कहते हैं, वहाँ MCA था तो यहाँ BCA। नॉर्मल उनको चाहिए कि कंप्यूटर पढ़ा हो आपने 3 साल, सबसे मेन चीज़ है, इनको 3 साल चाहिए। और यहाँ इन फ्यूचर BEd मांगते हैं, बोल रहे कंप्यूटर साइंस के लिए अभी तक BEd नहीं मांग रहे, हम आगे मांगेंगे प्रमोशन के टाइम। तो आर्ट टीचर वही हमने वहाँ पढ़ा था, यहाँ पर वही 3 साल होना चाहिए। वहाँ सिंपल 5 साल का उन्होंने बोला, वहाँ आर्ट टीचर के लिए वहाँ मुश्किल है, यहाँ थोड़ा आसान है। आगे म्यूजिक टीचर, वही सेम म्यूजिक टीचर, म्यूजिक में पढ़ा होना चाहिए बैचलर डिग्री 3 साल। तो यहाँ 3 साल याद रखना है, और हमारे दिल्ली के लिए 2 साल याद रखना है। ये याद रखना, इन चीज़ों को समझना है। कॉम्बिनेशन बना के ही भरो, कहीं मेहनत करो और बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई में आप निकल जाओ, ये मैं नहीं चाहता और बहुत दुख होता है बाद में। तो इससे अच्छा अभी से देख के ही अपने आप को आगे बढ़ो और मेहनत करो उसके लिए। यहाँ लाइब्रेरियन भी निकला है,
तो वही बता रहा है कि आपने बैचलर डिग्री लाइब्रेरी में करी होनी चाहिए, या ये अलग अलग कोर्सेज होते हैं, या तो मास्टर डिग्री करो। यहाँ बोला है इन्होंने, देखो मास्टर डिग्री, और कहीं नहीं बोला, टीजीटी में कहीं नहीं मांगा मास्टर, यहाँ मांगा है। और जबकि दिल्ली में बोला मास्टरी करो या कुछ भी करो, हमें बस एक मास्टरी चाहिए, आप करके आप हमारे पास आ जाओ, हम ले लेंगे। तो इन्होंने सिंपल बोला बात को। तो इस तरह आप समझ पाए होंगे कि दोनों में क्या अंतर है। दिल्ली में होना एज़ कम्पेयर टू आसान है, बट कंपटीशन वहाँ ज़्यादा है। यहाँ कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल है, पर कंपटीशन कम होगा। दिल्ली में ही रहोगे, ये हमारे इसमें ट्राइबल पीपल है, तो वहाँ जहाँ जहाँ ट्राइबल पीपल है, मतलब दूर दराज वाले इलाकों में रहना पड़ेगा। तो पर नौकरी हमें पाना बहुत ज़रूरी है। नौकरी आप बाद में बदल भी सकते हो अपनी मेहनत से। तो आप फिलहाल ध्यान दीजिए, ये अराउंड 10,000 वैकेंसीज़ हैं, ये बार बार अगले 2-3 साल बाद ही आएंगी। और आपको ये भी बता दूं कि मेरे को जहाँ तक नॉलेज आई है, फरवरी तक केवी वाले भी निकाल देंगे। तो आप ये मत समझिए कि मैं ईएमआरए से दिल्ली की तैयारी कर रहा हूँ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 10,000 ये, 2-3 हज़ार वहाँ, यानी 15,000 मोटा मोटा पकड़ के 15,000 आप लगाइए, मेहनत करिए, तीनों में से कहीं तो कहीं होगा ही, लगे रहिए। अगर आप इस बार चुके तो 2-3 साल आप पीछे हो जाओगे, ये समझ लीजिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक और चीज़ ध्यान रखना, जिसकी एज निकल चुकी है, दिल्ली में 30 साल मांगते हैं, यहाँ 35 साल मांग रखा है। तो जिसकी एज निकल चुकी है उसके लिए ये हमारे से एक वरदान के तौर पे है कि आप गवर्नमेंट जॉब आइए, हमसे लीजिए। दिल्ली वालों ने निगलेक्ट किया, हम आपको देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हताश नहीं होना है, लगे रहिए। पहले अपनी एलिजिबिलिटी देखिए, आप सारे एलिजिबल में हो तो बस लग जाइए और पढ़ते रहिए। हम हमारे चैनल में भी आपको अलग अलग तरीके से गाइड करते रहेंगे। मैं खुद आपको मैथ, लोग आपको हार्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपका मैथ कमज़ोर है या केयरलेस मिस्टेक जहाँ जहाँ होती है, गलती से भी आपके जो छोटे या इजी क्वेश्चंस में मार्क्स ना कटें, वो मेरा टारगेट रहेगा। हार्ड वाले तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो हार्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा ये है जो आपको आता है पर केयरलेस मिस्टेक हो जाती है, वो ना करो आप। ताकि जो केयरलेस मिस्टेक, हार्ड वाला गलत हो जाए तो दुख नहीं होता, केयरलेस मिस्टेक जो ईजी वाला गलत होता है तो बहुत दुख होता है कि एक मार्क्स रहेगा। तो वो मेरा एम रहेगा कि आप उस चक्करों में ना पड़े और वो चीज़ आपकी 100% हो, एक्यूरेसी 100% हो मैथ में। तो ये मेरा जिम्मेदारी है, मैथ और रीजनिंग में आपको 100% करूँगा, और मेरे दोस्त आपको जीके और इंग्लिश में आपको अच्छा बनाने के प्रयास करेंगे ताकि आपकी केयरलेस में से कम हो। तो लगे रहिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।